हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी में यूनिट नंबर 5 वन शॉट। ठीक है, सो 4 यूनिट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछली यूनिट काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, उसके पहले वाली यूनिट भी छोटी है। मतलब इस सब्जेक्ट में सारी यूनिट्स छोटी छोटी हैं। सो इस यूनिट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, बट सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं: ह्यूमन ट्रेडिशन एंड 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, स्कोप एंड स्टेप्स ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, steps for transition from the current state, possibilities of participation of students, present efforts and challenges। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर दिए हुए हैं। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है वो है ह्यूमन ट्रेडिशन एंड 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। ठीक है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 10 नंबर के अंदर आएगा एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंट एफर्ट्स एंड चैलेंजेस, ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। काफ़ी सारे चांसेस हैं कि इसमें 5-5 मार्क्स करके मिक्स करके क्वेश्चंस दे सकता है बाकी आपको। ठीक है, बट जो स्ट्रेट आपको क्वेश्चंस देखने को दो मिलेंगे वो मिलेंगे 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, ह्यूमन ट्रेडिशन या फिर प्रेजेंट एफर्ट्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, सो let's start with the video with our very first topic, that is human tradition। ठीक है, it encompasses beliefs, customs and practices passed down through generation। human tradition क्या होता है? tradition का मतलब होता है परंपरा। ठीक है, मतलब ऐसे बिलीव्स, ऐसे कस्टम्स जो प्रैक्टिस होते जा रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन, और जनरेशन के साथ ही वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट कल्चरल वैल्यूज, रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटल नॉर्म्स शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिटी कोहिजन। मतलब क्या है इसका कि ह्यूमन ट्रेडिशन रिफ्लेक्ट करते हैं कल्चरल वैल्यूज़ को। ठीक है, किस तरीके की रिलेशनशिप्स हैं उसको, हमारे सोसाइटल नॉर्म्स क्या हैं उसको, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ह्यूमन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कम्युनिटी कोहेजन को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कम्युनिटी में कैसे एक पर्सन अपना बिहेवियर पुट कर रहा है, कम्युनिटी उसको कैसे ले रही है, वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं ह्यूमन ट्रेडिशन। ठीक है, एलिमेंट्स की बात की जाए तो कल्चरल वैल्यूज़ इंक्लूड रिचुअल, सोशल नॉर्म्स, आर्ट एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। यानी कि इसमें हमारे रिचुअल्स भी होते हैं, सोशल नॉर्म्स भी होते हैं, आर्ट भी होती है, और हिस्टोरिकल हेरिटेजेस जो भी हैं हमारी, वो सब हमारी कल्चरल वैल्यू के अंदर आती हैं। नेक्स्ट, सोशल स्ट्रक्चर्स, फैमिली एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप्स फोस्टरिंग म्यूचुअल सपोर्ट। चाहे आप फैमिली की बात करें, चाहे आप कम्युनिटी की बात करें, अगर आप सोशल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो जितनी भी रिलेशनशिप आप अदर देन आपका पार्टनर, जो भी आप रिलेशनशिप्स बनाते हो, चाहे आप फैमिली से बनाओ, चाहे आप कम्युनिटी से बनाओ, आप फ्रेंडशिप करो। ठीक है, तो ये जो सारी रिलेशनशिप हैं ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल सपोर्ट को आप कह सकते हो इम्प्रूव करती हैं, या म्यूचुअल सपोर्ट को फोस्टर करती हैं। ठीक है, सो इस वजह से ये सोशल स्ट्रक्चर्स में आता है। नेक्स्ट इज अडेप्शन, इवॉल्व्स विद ग्लोबलाइजेशन, सोसाइटल चेंजेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब कि ह्यूमन जो है, या ह्यूमन ट्रेडिशन जो है, वो ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ सोसाइटल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर उनके साथ साथ, और जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते जा रहे हैं उनके साथ साथ ये इवॉल्व होता चल रहा है। ठीक है, मतलब ट्रेडिशंस इवॉल्व हो रहे हैं। आइडेंटिटी एंड प्रिजर्वेशन प्रमोट्स कल्चरल आइडेंटिटी एंड सेफ गार्ड हेरिटेज वाइल एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। मतलब कि ह्यूमन ट्रेडिशन क्या करते हैं, ये कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और जो भी हमारी हेरिटेज है उसको सेफगार्ड रखते हैं, और डाइवर्सिटी को इम्ब्रेस करते हुए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। यानी कि जो हमारी ग्लोबल डाइवर्सिटी है हम उसको भी पीछे नहीं करते, उसको भी डाउन नहीं दिखाते, और हम अपने कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रमोट कर लेते हैं ह्यूमन ट्रेडिशंस की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल कोहिजन, शेयर्ड ट्रेडिशंस इन्हांस हार्मनी एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, जो भी ट्रेडिशंस हमारे बेसिकली शेयर्ड होते हैं उनकी हेल्प से हम हार्मनी इन्हांस कर सकते हैं और कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ये हमारा सोशल कोहेजन में आता है, यानी कि सोशली भी चीज़ों को सॉल्व करने का काम ह्यूमन ट्रेडिशंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। 4 ऑर्डर कौन कौन से हैं नेचर के, तो आप सबको पता है, मटीरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे टॉप पे कौन है? ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर के बाद है एनिमल ऑर्डर, उसके बाद है प्लांट ऑर्डर, और सबसे नीचे आता है मटीरियल ऑर्डर। ठीक है, ये डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स मैंने लिख रखा है। तो अभी हम बात करें 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर हैं क्या। इट रिप्रेजेंट इंटरकनेक्टेडनेस एंड को एग्जिस्टेंस अमंग वेरियस एंटिटीज इन द नेचर। नेचर में जितनी भी एंटिटीज हैं उनका को एग्जिस्टेंस या उनका इंटरकनेक्टेडनेस, यानी वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। सबसे पहले मटीरियल ऑर्डर की अगर बात की जाए
तो इंक्लूड्स नॉन लिविंग एंटिटीज़ लाइक सॉइल, वाटर, एयर एंड मिनरल्स। इसमें नॉन लिविंग एंटिटीज़ होती हैं जैसे कि मिट्टी हो गई, पानी हो गया, हवा हो गई, या फिर मिनरल्स जो हमारी अर्थ पे हमको मिलते हैं, ये सारे नॉन लिविंग एंटिटीज़ हैं और ये मटीरियल ऑर्डर के अंदर आते हैं। इट इज़ अ नॉन कॉन्शियस ऑर्डर दैट प्रोवाइड्स बेस फॉर अदर ऑर्डर्स। ये एक नॉन कॉन्शियस ऑर्डर है जिसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होती है और ये बाकी दूसरे ऑर्डर्स के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। क्यों, कैसे प्रोवाइड करता है? अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स कहाँ उगेंगे, अगर वाटर नहीं होगा तो हम पिएंगे क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मटेरियल ऑर्डर से मिलती हैं और हम इस वजह से मटेरियल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड बैलेंस इन फिजिकल एंड केमिकल साइकिल्स एंड फॉर्म्स फाउंडेशन फॉर इकोसिस्टम। ये जो कॉन्टिन्यूटी है फिजिकल और केमिकल साइकिल्स की, अब फिजिकल साइकिल की अगर बात की जाए तो जैसे वाटर साइकिल्स होती हैं, ठीक है, ये फिजिकल साइकिल्स होती हैं। केमिकल साइकिल्स के अंदर मिनरल्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे जैसे वॉल्केनो से हमें डायमंड्स मिलते हैं, ठीक है, कोल से हमें डायमंड्स मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल और केमिकल साइकिल्स में आ गई, ठीक है। तो इनकी जो कंटिन्यूटी और इनका जो बैलेंस है वो ज़रूरी है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, और ये जो हमारा मटेरियल ऑर्डर है ये बेसिक फाउंडेशन बनाता है हमारे इकोसिस्टम के लिए जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट ऑर्डर, इंक्लूड्स फ्लोरा एंड वेजिटेबल्स वेयर विच आर लिविंग येट नॉन कॉन्शियस, ठीक है। ये बेसिकली फ्लोरा यानी कि फॉरेस्ट, पेड़ पौधे, ठीक है, सब्जियां, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं प्लांट ऑर्डर के अंदर। ये नॉन कॉन्शियस होती हैं बट ये लिविंग एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये नॉन लिविंग एंटिटीज़ नहीं होती, ये लिविंग एंटिटीज़ होती हैं और ये नॉन कॉन्शियस होती हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड नेचुरल प्रोसेसेस, मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ भी होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी होता है, कई बार फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड बनाते हैं ये, और कई बार नेचुरल प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्व्स एज फूड एंड हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो प्लांट ऑर्डर है इसको यूज़ किया जाता है एज अ फूड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। बैलेंसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बैलेंस करने का काम करता है प्लांट ऑर्डर, ठीक है। एनिमल ऑर्डर्स includes all conscious living being that possess instinct for survival and reproduction। ऐसा कोई भी living being जो conscious हो, मतलब जो सोच सकता हो और उसके साथ साथ जिसके अंदर ये इंस्टिंक्ट हो कि वो सर्वाइव कर सके और वो रिप्रोड्यूस कर सके, तो वो हमारा एनिमल ऑर्डर में आता है, ठीक है। मूव्स इंडिपेंडेंटली एंड इंटरैक्ट्स विद इट इन्वायरमेंट। अब एनिमल ऑर्डर के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं और वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कर सकते हैं। ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट सच एज हंगर, शेल्टर एंड प्रोक्रिएशन, मतलब कि इनकी जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो हंगर होती है, शेल्टर होती है, प्रोक्रिएशन यानी कि रिप्रोडक्शन यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं, ठीक है। भूख लगी है तो उनको कुछ खाना चाहिए तो वो मार के जानवरों को खाते हैं या प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। उनको रहना है तो उनको शेल्टर चाहिए, गुफाओं में रहते हैं, या फिर अगर आप फॉरेस्ट वाइज बात करो तो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। और प्रोक्रिएशन यानी कि वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। मेंटेन्स बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, इनकी हेल्प से बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, ठीक है, और इकोलॉजिकल जो इक्विलिब्रियम है हमारा जिसके अंदर हम सर्वाइव करते हैं वो मेंटेन रहता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे ह्यूमन ऑर्डर्स। इंक्लूड ऑल ह्यूमन बीइंग्स हु पॉजेस सेल्फ अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू थिंक रेशनली एंड एक्ट एथिकली। अब एनिमल्स में और ह्यूमंस में क्या मेजर डिफरेंस आता है, वो यही आता है कि दोनों ही कॉन्शियस हैं, बट जो ह्यूमन होता है वो सेल्फ अवेयर होता है, ठीक है, उसे अपने बारे में पता होता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रेशनली चीज़ों को सोच सके, क्या सही है क्या गलत है ये डिसाइड कर सके और एथिकली एक्ट कर सके, मतलब वो जो भी एक्शन ले वो एथिकली सही होना चाहिए, ठीक है। हैज़ एस्पिरेशंस बियॉन्ड फिजिकल नीड्स इंक्लूडिंग जस्टिस, म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड को एग्जिस्टेंस। अब जैसे एनिमल में क्या था, सिर्फ वो अपने फूड, अपने शेल्टर और अपने प्रोक्रिएशन के लिए ही सर्वाइव करते थे, बट ह्यूमन क्या है, ह्यूमन अपनी बेसिक जो फिजिकल नीड्स हैं उनके अलावा जस्टिस हो गया, म्यूचुअल हैप्पीनेस हो गया, को एग्जिस्टेंस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं जो ह्यूमन के पास होती हैं जिनके लिए वो अपनी लाइफ को जीते हैं या कंप्लीट करते हैं। रिलाइज ऑन ऑल थ्री लोअर ऑर्डर फॉर सर्वाइवल बट हैज़ अ यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नर्चर एंड सस्टेन देम। ये अपने नीचे के तीनों ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है, तीनों ऑर्डर्स की ज़रूरत है ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए, पर इसके साथ साथ एक यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ह्यूमंस को मिलती है कि इन सभी ऑर्डर को नर्चर करना, इनका ध्यान रखना और इनको सस्टेन करना, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ह्यूमंस पे।
एंश्योर हारमोनियस रिलेशनशिप्स विद नेचर एंड अदर ह्यूमंस। एक हारमोनी के मतलब एक हार्मोनाइज रिलेशनशिप बनानी होती है, ठीक है। ह्यूमंस को हार्मनी रखनी होती है नेचर के प्रति और दूसरे ह्यूमंस के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप एंड स्टेप्स ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो अगर स्कोप की बात करें तो ह्यूमन कनेक्टिविटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ग्लोबल सिटीजनशिप, पीस एंड कोलैबोरेशन, ये सब स्कोप है हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के। स्टेप्स में आता है एजुकेशन, अवेयरनेस, कल्चरल एक्सचेंज, ह्यूमन राइट एडवोकेसी, इंटरनेशनल कॉपरेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं स्टेप्स के अंदर। एक एक करके सब कुछ देखते हैं हम। सो स्कोप में सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन कनेक्टिविटी की। इट एम्फसाइजेस शेयर्ड वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस अक्रॉस कल्चर्स, यानी कि अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच जो भी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, जो भी शेयर्ड एस्पिरेशंस हैं, उनके बेसिस पे उसको इम्फेसाइज करना, उसके बेसिस पे ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप करना, ये होता है ह्यूमन कनेक्टिविटी। नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड जस्टिस, स्ट्राइव्स फॉर यूनिवर्सल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़। इक्वालिटी एंड जस्टिस यानी कि जो भी हमारी यूनिवर्सल राइट हैं, जो भी हमारी यूनिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज ग्लोबल सिटीजनशिप, एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड द प्लैनेट। सो बेसिकली ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के प्रति, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्लैनेट के प्रति, ठीक है, उसको इंकरेज करना, उसको इन्हांस करना, ठीक है, उसको इंक्रीज करना। नेक्स्ट पीस एंड कोलैबोरेशन, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है, मतलब कि बात करने से, म्यूचुअली रिस्पेक्ट करने से एक दूसरे को हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते चलें, ठीक है, इससे हम पीस और कोलैबोरेशन मेंटेन कर पाएंगे सोसाइटी में। नेक्स्ट स्टेप्स की अगर बात की जाए तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप होगा। प्रमोट एम्पैथी, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, जिससे हम आने वाली जनरेशन को ये सिखा पाएंगे कि कैसे हम एम्पैथाइज कर सकते हैं चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज एंकरेजेस अप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्स ट्रेडिशन, हमें अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग कल्चर्स को देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कौन सा कल्चर आप किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, ठीक है, और हम इसको अप्रिशिएट करें कि जो डाइवर्सिटी है हमारे पास ट्रेडिशंस की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हम उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, हम उनसे काफ़ी सारी वैल्यूज़ सीख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी फोकसेस ऑन जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, ठीक है। ह्यूमन राइट एडवोकेसी का मतलब होता है कि जो भी हम जस्टिस कर रहे हैं वो हम सबके लिए इक्वली करें, यानी कि फेयरनेस रखें, ठीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन स्ट्रेंथन गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, वो पीस और डेवलपमेंट के बेसिस पे स्ट्रेंथन करना, ये होता है इंटरनेशनल कॉपरेशन। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस टू सेफ गार्ड द प्लानट। इस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं या इन्वायरमेंट के थ्रू हमें जो चीज़ें मिल रही हैं हम उसको इस तरीके से यूज़ करें उन रिसोर्सेज को कि वो सस्टेन्ड रहें फ्यूचर जनरेशन के लिए और हम अपने प्लानट को सेफ गार्ड करने की प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट इज स्टेप्स फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम द करंट स्टेट। सबसे पहले आता है एजुकेशन, इनकॉर्पोरेट ग्लोबल सिटीजनशिप एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एजुकेशन में हमारी ग्लोबल सिटीजनशिप आती है, यानी कि हम नेचर को लेके, ह्यूमैनिटी को लेके किस तरीके से सोचते हैं, क्या भावनाएं रखते हैं। एंड क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि हमारी सोच कितनी ज़्यादा सूक्ष्म है, या आप कह सकते हो हमारी सोच कितनी ज़्यादा तीव्र है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो हमारी सोच कितनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कितनी ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव है, ठीक है, कि हम आउट ऑफ द बॉक्स भी चीज़ों के बारे में सोच पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चरल अंडरस्टैंडिंग प्रमोट्स हार्मनी एंड रिड्यूस स्टीरियोटाइप्स, यानी कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, हमें चीज़ों को समझना चाहिए, हमें हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए और हमें ऐसे स्टीरियोटाइप्स को रिड्यूस करना चाहिए जिनका कोई भी यूटिलाइजेशन कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं हो पा रहा है, ठीक है। पॉलिसी एंड एडवोकेसी रिफॉर्म पॉलिसीज टू एड्रेस इनइक्वालिटीज़ एंड एंश्योर ह्यूमन राइट्स, हमें पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करना चाहिए ताकि जो भी इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं ह्यूमन राइट्स को लेके उनको हम क्लैरिफाई कर सकें और ह्यूमन राइट्स को इंश्योर कर सकें। नेक्स्ट इज यूथ एंगेजमेंट एम्पावर यंग इंडिविजुअल्स थ्रू लीडरशिप प्रोग्राम्स एंड कम्युनिटी सर्विसेज, मतलब कि जो भी हमारा यूथ है वही हमारा फ्यूचर होने वाला है, तो हमें यंग इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना होगा लीडरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू या फिर कम्युनिटी सर्विसेज के थ्रू। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो करंट स्टेट को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प
कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, अब सबसे पहले देखेंगे रोल ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का रोल क्या होता है? स्टूडेंट्स आर पाइवोटल इन शेपिंग अ यूनिफाइड ग्लोबल कम्युनिटी। एक यूनिफाइड यानी कि जो यूनाइटेड ग्लोबल कम्युनिटी है उसको बनाने में स्टूडेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज, किस तरीके से स्टूडेंट को इंगेज किया जाएगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों में। सबसे पहले एजुकेशन, पार्टिसिपेट इन ग्लोबल सिटीजनशिप एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे लर्निंग करनी होगी स्टूडेंट्स को। अगर मैं एज अ स्टूडेंट इस चीज़ को देखूं तो मुझे ग्लोबल सिटीजनशिप में पार्टिसिपेट करना होगा, यानी कि मुझे ह्यूमैनिटी एक्सप्रेस करनी होगी, मुझे नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करना सीखना होगा, और जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे उन पे मुझे लर्निंग परफॉर्म करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, लीडरशिप डेवलपमेंट, ज्वाइन यूथ फोरम्स, वर्कशॉप्स एंड इनिशिएटिव्स। मुझे यूथ फोरम्स ज्वाइन करने होंगे, वर्कशॉप्स करनी होंगी, इनिशिएटिव्स लेने होंगे अपनी तरफ से, ताकि मैं चीज़ों को चेंज कर सकूँ, चीज़ों को डेवलप कर सकूँ और ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ ला सकूँ, ठीक है। सोशल एडवोकेसी, कैंपेन फॉर एनवायरमेंटल, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट कॉजेज, मतलब कि हमें कैंपेन्स चलाने चाहिए ऐसे जिसमें हम इन्वायरमेंट की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें और ह्यूमन राइट के जो कॉजेज हैं उसके बारे में हम बात करें, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज, ऑर्गेनाइज इवेंट्स प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना जो डाइवर्सिटी और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हो। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यूज़ टेक्नोलॉजी टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस, हम टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि वो ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस कर सके, जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको सही किया जा सके, ठीक है। प्रेजेंट एफर्ट्स एंड चैलेंजेस, अब हम बात करेंगे कि अभी के हमारे प्रेजेंट एफर्ट्स और चैलेंजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन गोइंग एफर्ट्स, अभी जो एफर्ट्स हमारे चल रहे हैं। फर्स्ट, ग्लोबल इनिशिएटिव्स, ठीक है। यूएन एंड यूनेस्को प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो यूएन और जो यूनेस्को है, यूनेस्को बेसिकली यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और यूएन हमारा यूनाइटेड नेशंस है। तो ये करते क्या है, ये प्रमोट करते हैं किस चीज़ को? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। एजुकेशन रिफॉर्म्स, होलिस्टिक प्रोग्राम्स एम्फेसाइजिंग एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड यूनिटी, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है, जो हो रहे हैं आज की डेट में, जिसमें बहुत सारे होलिस्टिक प्रोग्राम्स आते हैं जो बेसिकली एम्पैथी को एम्फेसाइज करते हैं, यानी इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, बताते हैं लोगों को एम्पैथी के बारे में, लोगों से कहते हैं कि आप एम्पैथी रखना स्टार्ट करो, अपने अंदर आप एम्पैथी डेवलप करो, और साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच लेके काम करो, चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचो कि आप कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, और यूनिटी बना के रखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आज की डेट में। नेक्स्ट इज कल्चरल एक्सचेंज, एंकरेजेस अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कि कैसे आप एक दूसरे की बातों को समझ सकते हो और कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। चैलेंजेस की बात की जाए तो बैलेंसिंग ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी विच एड्रेसिंग वाइल एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज़ एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। अब जो भी ट्रेडिशंस हैं और जो मॉडर्निटी है, इसको बैलेंस करना इन इक्वालिटीज़ और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए, ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज आता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है। ओके, सो बेसिकली मैंने जो आपसे बोला था कि 5 यूनिट आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आज की डेट में मैंने प्रोवाइड कर दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ उसका लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगा। तो आपको जहाँ से भी सूटेबल हो आप वहाँ से जाके इसके नोट्स ले सकते हो रिवीजन के लिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स लो, क्योंकि बहुत मेहनत की है, दिमाग का एकदम फ्यूज़ उड़ चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।